बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की मैशियत जो है वो हमेशा मौजू बहस रही है और ख़ासतौर पर गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान माशी मैदान में कई कामयाबियों के दावे भी किए गए और कहीं नाकामियों का जिक्र भी होता रहा। तो आज हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान की मैशियत जो है टैक्स कलेक्शन के हवाले से क्यों बारहा नाकाम होती रही और बड़े अहम मेहमान हमारे साथ होंगे। आज के अहम मौज़ूआत में जो ब्रॉडशीट के हवाले से कमेटी है उसकी सरबराही जो है वो दी गई है जस्टिस अजमत सईद साहब को, तहकीकात करेंगे, यह अहम पेशरफ्त है। साथ ही साथ एक और जो पाकिस्तान ने डोजियर पेश कर रखा है अक़वाम मुत्तहिदा में, और साथ ही साथ भारत की जो झूठ फैलाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं वो भी मौजू होगा, और अमेरिका के सदर का पहला दिन जो है वो कैसा गुजरा और कौन कौन से अहम इकदाम उठाएं, ये मौजू बहस होंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, वो है इकॉनमी। और इकॉनमी के हवाले से FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी साहब, जो आजकल खबरों में भी है, बड़े दबंग अंदाज में वो FBR में आए, उन्होंने इस्लाहात की कोशिश की और बिल आखिर थक हार के वापस चले गए। आज हम उनको वेलकम भी कहेंगे अपने शो के अंदर और उन नाकामियों का भी पूछेंगे कि क्यों शब्बर जैदी साहब नाकाम हुए अपने इस्लाहात नाफिज करने में और क्यों पीछे हट के बैठ गए। और ये साहब, मेरा ख्याल है कि शब्बर जैदी साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अच्छा शब्बर जैदी साहब, पिछले दिनों मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, उसके ऊपर मैंने कॉलम भी लिखा जो आपने बाबर अली साहब के हवाले से की थी कि ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल यहाँ से हो रही है और ये सब कुछ। और अमूमन आप तो एक ज़ाहिर बात है FBR के चेयरमैन रहे और उसके अंदर जो एक पूरे का पूरा एक स्टेटस को है। सिर्फ ये बताइएगा कि आपने स्टेटस को मेंटेन करने वाली जो कुव्वतें हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, उससे शिकस्त कैसे खाई? देखिए और यह साहब, पहली बात तो ये कि अब मेरे से बात करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो अब वापस आ चुका हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल मैटर्स पर, फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स पर ये जब भी बात ब्रॉडशीट की हुई है और जो फाइनेंशियल के इश्यूज हैं उस पे जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो शायद पाकिस्तान में शायद किसी के पास नहीं हो। मैं तारीफ में नहीं कह रहा कि मैंने 40 साल गुजारे हैं इस प्रोफेशन में। मैं स्टेट बैंक के बोर्ड पे भी रहा हूँ, मैं स्टॉक एक्सचेंज का भी डायरेक्टर रहा हूँ 5 साल, मैं इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो मैं जो कुछ जानता हूँ वो शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक, मगर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में लोगों की इज्जत को उछाला जाए। मगर जब लोग मजबूर करते हैं इस बात पर कि वो एक आदमी को बार बार ये कह के कि जी आप ने कुछ नहीं किया, और मैं पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात गलत है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब इमरान खान के पास गया था, मैंने उनको उस वक्त भी कहा था कि मैं 6 महीने से साल तक रहूंगा। ठीक है। उसके बाद मेरा इरादा था, मगर उनका इरादा था कि वो आप मुझे 3 साल 2 साल रखते, मगर मैंने कहा था मैं 6 महीने रहूंगा, वो उसकी बात है। मगर जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि मैं ब्यूरोक्रेसी के सामने नहीं हारा और ब्यूरोक्रेसी ने मुझे तंग नहीं किया। मैं इसको बिल्कुल बबांगे दौल कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी ने मुझे तंग नहीं किया। उन्होंने मेरे ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने उस तरह कॉपरेट नहीं किया कि तो करना चाहिए था, मगर उन्होंने मैंने छोड़ा उसकी वजह ब्यूरोक्रेसी नहीं थी। ठीक, मैं आपने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि मैं उस दिन मायूस हुआ जिस दिन मैंने यंग ऑफिसरों को बुलाया, और जब मैंने एक रिफॉर्म का एजेंडा दिया और यंग ऑफिसर को बुलाया और उन्हें मैंने कहा कि जी हम ये चाहते हैं कि आपकी मार्केट बेसिस की वेजेस हो और अगर उसमें हायर एंड फायर हो, और जिस तरह कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। उसमें एक खातून थी, यंग लड़की थी, ब्राइट सी स्टूडेंट थी। मैंने कहा मैडम आप मुझे बताइए, क्या आप नहीं चाहती कि आपके पास भी गाड़ी हो, क्या आप नहीं चाहती कि आपके पास भी रेस्पेक्टेबल सैलरी हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं रिक्शे में आना के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जब रिक्शे वाले का चालान हो तो मैं कह सकूं कि मैं सरकारी अफसर हूँ। जब मैंने ये बात एक यंगस्टर के मुंह से सुनी तो मैंने ये तकरीबन ये रियलाइज कर लिया था कि ये जो स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी का, सिविल ब्यूरोक्रेसी का बना हुआ है, ठीक, ये हम तब्दील नहीं कर सकते। और ये साहब, मैं ये बता दूं आपको कि मेरे ग्रैंडफादर एक ब्यूरोक्रेट थे और हम लोगों की फैमिली ब्यूरोक्रेट्स की है, मगर वो उनको चलाने वाले अंग्रेज थे जो कि ब्यूरोक्रेसी को चलाना जानते थे।
ठीक। ये जो ब्राउन साहब है ना, सही कह ये रहे हैं। गोरे साहब से भी खराब है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जाहिर बात है कि ब्यूरोक्रेसी में, मैं खुद 32 साल गुजारे हैं, ब्यूरोक्रेसी में एक तस्वर ये बन गया हुआ है कि इज्जत उसकी है जो नुकसान पहुंचा सकता है, और नुकसान पहुंचाने वाले के पास इख्तियार बहुत ज्यादा है। ये मुझे बताइएगा कि आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था अपने मुख्तलिफ गुफ्तगू के अंदर कि ये बेसिकली इलीट्स के हाथ में ये रगमाल बन गया हुआ है मुल्क। आप ये मुझे बताइए कि उन इलीट जो है वो कैसे काबू कर किया हुआ है इस पूरे मुल्क के पॉलिटिशियंस को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी, और बाकी सारे लोगों को। देखिए, और ये मकबूल खान साहब, मेरा जो प्रोफेशन है वो फाइनेंस से रिलेट करता है। ठीक है। और जिंदगी का हर दौर और जिंदगी का हर शोबा डिपेंड करता है कि फाइनेंसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके पास कितना कैश है खर्च करने के लिए। ठीक है। आप मुझे इस बिल्कुल सिंपल बात ये बताइए कि पाकिस्तान में कौमी असेंबली की 370 नशिस्तें हैं। अगर कोई पार्टी 200 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ना चाहती है, ठीक है, तो एक नशिस्त के लिए उसको चाहिए कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपया। ठीक है, बिल्कुल। ये कहां से आएगा? ठीक, ये कहां से आएगा मुझे बताइए जरा। बिल्कुल दुरुस्त। और जब ये कहां से आएगा तो फिर आप इसको समझे मैं क्या कह रहा हूं, कौन बंदा किसको फाइनेंस कर रहा है। और ये भी मैं बता दूं आपको कि एज लाइक इन अमेरिका एक आदमी दोनों पार्टी को फाइनेंस करता है, बाद में तीनों पार्टी को बिल्कुल करता है। तो अब जिसने फाइनेंस किया है वो क्या बेनिफिट लेता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उनके क्या मफादात हैं, वो मैं और आप मैं तो शायद जानता हूं, मगर मैं पब्लिकली उसका ज्यादा बयान करना नहीं चाहता। मगर मुझे लगता है कि शायद एक दिन आएगा कि हमें उसको बयान करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज, ये ब्रॉडशीट वाला जो मसला जो आया हुआ है, जो पाकिस्तान का जो कैपिटल, जिस पे मैंने आपसे बात शुरू की थी कि जो बाबर अली साहब ने आपको कहा कि ये लोग जाके माल्टा में नेशनैलिटियां ले रहे हैं, बाकी जगह ले रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, इनके साथ एक दिन वक्त ऐसा आ जाना है कि उनकी हुकूमत ने उनको बुलाना है, इनको कमरे में बंद करना है, इनको लगाने हैं लित्तर और कहना है नेशनैलिटी भी वापस पैसे लाओ और भाग जाओ यहां से। मुझे ये बताइएगा, इनको कौन सी चीज मजबूर करती है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम इतना बुरा है कि वो कहते हैं कि हमें टैक्स देने पड़ते हैं, या पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेटिक कोई चीज ऐसी है? कंपेलिंग फैक्टर क्या है कि यहां से उठते हैं कीनिया में जाके फैक्ट्री लगा लेते हैं, यहां से उठते हैं बांग्लादेश चले जाते हैं? देखिए, दो बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। पहली बात ये याद रखें कि कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक्सेप्ट एक दो के अलावा बाहर एक पैसा नहीं कमा सकता। इनके पास वो सलाहियत ही नहीं है। वाह। इंटरनेशनल लेवल पे तो ये काम ही नहीं कर सकते। ये बाहर जाके डिपॉजिट रखते हैं, फ्लैट खरीदते हैं। मुझे बताइए ना, किस फैमिली के पास क्या कारोबार है? हुसैन नवाज का, हसन नवाज का फ्लैट का काम है ना, रियल एस्टेट का। बिल्कुल ठीक है ना। तो मुझे आप बता दें कि कौन सा पाकिस्तानी बिजनेसमैन जाके बाहर कामयाब हुआ है? बहुत से लोग गए थे, किसी जमाने में सैगल्स भी गए थे, बहुत लोग गए, मियां साहिबान ने फैक्ट्री लगाई। तो ये तो आप भूल जाएं कि ये कारोबार कर सकते हैं बाहर जाके, ये तो आप बिल्कुल भूल जाए। ठीक है। अब आ जाए, बाबर साहब ने मुझे कहा, और मैंने अगर मेरी जिंदगी 40 साल से कारोबारी लोगों के साथ गुजरी है, अगर मैं पाकिस्तान में किसी कारोबारी शख्सियत की दिल से इज्जत करता हूं तो वो सैयद बाबर अली है। इसलिए है कि मैंने उनकी वेल्थ स्टेटमेंट भी देखी है, मैंने उनकी बिजनेसेस भी देखी हैं, मुझे पता है कि क्या है। अच्छा, कमिंग बैक, ये क्यों जाते हैं? ये इसलिए जाते हैं सर कि इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, मेरी बात दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। इन्होंने सपोज करें कि मेरे पास अगर $100 मिलियन है एक्सेस, तो मुझे ये पता है कि मेरा बेटा इतना नालायक है और वो इतना बिगड़ चुका है कि उसको आगे जाके पैसे चाहिए खर्च करने के लिए। तो सब बेहतर है कि मैं उसको लंदन में 2-4 फ्लैट दे दूं, दुबई में छोटा कर दूं, क्योंकि पाकिस्तान में अल्टीमेटली एक इंसाफ ने आना है और लोगों ने जाके उनको बहुत मारना है। तो इसलिए ये जो बुनियादी इनका फलसफा ये होता है कि वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक सिक्योरिटी की लेना चाहते हैं। दूसरा, एक साहब ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। मैंने कहा जी, आपने माल्टा की फैसिलिटी क्यों ली? उन्होंने कहा, यार माल्टा की फैसिलिटी इसलिए ली कि मैं जब हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरता हूँ तो लंबी सी लाइन लग जाती है पासपोर्ट की, तो माल्टा पासपोर्ट मुझे डायरेक्ट सीधा गुजार देता है। ठीक है ना जी। तो ये है। अच्छा, अब आखिरी बात ये है कि जो हमारे एक बहुत करीब मुल्क है दुबई, उन्होंने एक इकोनॉमी क्रिएट की हुई है। ठीक है, उनके बाद वो अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना। उन्होंने एक लाइफ का इल्यूजन दिया है, एक तरीका जिंदगी का दिया है। वो तरीका शायद कराची लाहौर में नहीं हो, तो वो उसको लोगों को एडमायर करता है, वो एक ग्लैमरस है। मगर आपने जो बात की एलीट की, तो सर
देखिए, मैं बड़ी साफ बात कहना चाहता हूं, मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं। ये मुल्क एलीट ने बनाया था, जी जी। एलीट के लिए बनाया था और एलीट के पास ही रहेगा। अच्छा शबर भाई, हम यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक रहिएगा। हमारे साथ रहिएगा, आपसे दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, उन्हें दोबारा प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। शबर साहब, आपसे बात हो रही थी, आपने एक जिक्र किया कि ब्रॉडशीट के हवाले से आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बहुत अरसा आपने इन्हीं तमाम जो सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी एम्पायर्स भी संभाले हुए हैं, उनके सारा कच्चा छट्टा तो आपके पास होके जाता रहा, रिटर्न्स भी आप ये कि फाइल करते रहे। ये ब्रॉडशीट वाले मामले के अंदर कहानी है क्या, को थोड़ा सा बताएं हमारे नाजरीन को। मैं एक बात आज एक और क्लियर कर दूं कि मैंने जिंदगी में कभी किसी इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल नहीं की। अच्छा, पहली बात, ठीक, जरा वही नहीं की, मैं इंडिविजुअल का काम करता ही नहीं हूँ। दूसरी बात है कि मैंने कभी पाकिस्तानी बिजनेसमैन जनरली उनका काम नहीं करते, मैं मल्टीनेशनल्स का और बैंक्स का जनरली, तो ये बात नहीं है। मगर मैं क्योंकि इस फील्ड में रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है। देखिए, ब्रॉडशीट का मसला, बात बड़ी सिंपल सी है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझें कि 1990 के बाद 92 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान में आपको बिल्कुल आजादी है कि रुपए में पैसे कमाएं और उसको मनी चेंजर से बेच के बाहर भेज दें। ठीक है? अच्छा, कोई इस पे रुकावट नहीं, कोई इस पे एक धेले की रुकावट नहीं है। मनी चेंजर आपके घर आके आपसे रुपये लेता है और आपको डॉलर देता है और आप उसको जमा करा देते हैं और बाहर पैसे चले जाते हैं। हुआ ये सर के इस दौरान में पाकिस्तानियों के जो अनटैक्स पैसे थे या जो उन्होंने कमाए थे, वो उन्होंने बाहर ट्रांसफर किए। अच्छा, उस ट्रांसफर करने में कोई बात नहीं है, कुछ गलत है कुछ सही है, मगर उसके साथ जब पॉलिटिशियन मिक्स हो गए और अफसरान मिक्स हो गए तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, जैसे जनरल अमजद साहब ने की और लोगों ने भी की। तो अब जब वो इन्वेस्टिगेशन हो गई, फिर आपने कहा, उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि वो पैसे बाहर हैं। जब उसके पास आप रिकवरी के लिए गए तो रिकवरी की भी मैकेनिज्म दुनिया में मौजूद है, मगर जब आपने उस रिकवरी के मैकेनिज्म को कंप्रोमाइज कर दिया फॉर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, तो ये है ब्रॉडशीट का सिंपल। अच्छा शब्बर साहब, आपने एक ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में बात की थी जिसको आप करने में फेल हो गए। जरा से ये बताइएगा कि वो ट्रैकिंग सिस्टम के पीछे कौन लोग थे कि जो आप समझते थे कि अगर सिर्फ 4-5 इंडस्ट्रीज में भी हो जाए तो पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू जो बिल्ट हो सकता है। देखिए, मैंने 7 इंडस्ट्री में लगा रहा था ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। ठीक है जी। वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है कि वो लगे। ठीक है, वो आपके साथ मीटिंग करेंगे तो वो आपको ये कहेंगे कि आप लगा दे, मगर वो पीछे से जाके ऐसी चीजें करेंगे कि वो चीज कभी कहीं कोर्ट में कहीं जाके उड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अगर आ गया तो पाकिस्तान में बहुत सारे सेक्टर्स में जो चोरी चकारी है ये खत्म हो जाएगी। मैंने इसके लिए कहा था कि आप लगाएं सिगरेट पर, आप लगाएं सीमेंट पर, आप लगाएं शुगर पर, आप लगाएं जो बाकी एफएमसीजी के और प्रोडक्ट हैं, तेल है और चीनी है, इन पे लगाएं तो ऑटोमेटिकली ये ट्रेस हो जाएगा। मगर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नहीं लग पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल औरिया साहब, अब जो इस वक्त टेंडर चल रहा है, शायद उसकी आनी है, उसमें बेशुमार किस्म के मसाइल सामने पड़े हैं और मुख्तलिफ चाइनीज और नॉन चाइनीज और ये। अच्छा, मैं आपको एक आज बता देता हूं कि मैं क्यों छोड़ के आया। देखिए औरिया साहब, आपने ब्यूरोक्रेसी में काम किया है, मैंने भी 6 महीने काम किया है। या सबसे ज्यादा कामयाब ब्यूरोक्रेसी में वो है जो काम नहीं करे। ठीक है। अच्छा, मेरी 40 साल जिंदगी में मेरा दिन नहीं गुजरता अगर मैं काम नहीं करूं। अच्छा, जब मैं काम करने बैठा तो मैंने ये देखा और मैंने जो पोजीशन देखी, वो चीज ने मुझे प्रेशर किया कि अगर मैंने कोई भी काम किया तो 100 काम करूंगा तो उसमें 5 काम में गलती भी होगी। हाँ, ये बात ठीक है। हो सकता है कि 3 कामों में मेरे जानने वाले का भी कोई वो काम हो। ठीक है, जब मैंने देखा कि यार ये जो 95 काम मैं करूंगा इसमें तो मुझे कोई शाबाश नहीं मिलेगी, और जो 5 काम मैं करूंगा जिसमें मेरे जानने वाला या गलती होगी, उसके लिए मैं सारी जिंदगी भुगतता रहूंगा नैब और एहतसाब।
ठीक है। तो जब मैंने ये माहौल देखा, उसके बाद मैंने ज़हनी तौर पर फैसला कर लिया था कि मुझे छोड़ देना जी, चाहिए। जाहिर बात है बहुत बड़े बड़े टेंडर्स आ रहे थे, चीजें आ रही थी, बिल्कुल ठीक, आपने बहुत सही बात की कि जाहिर बात है उसके बाद फिर लग जाना था कि ये तो पता नहीं चब्बत दादी साहब के साथ फलां होटल में चाय पीता हुआ देखा गया है और ये फलां का रिश्तेदार है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, मुशर्रफ ने अपने जमाने के अंदर इस इकॉनमी को बुक्ड करने की कोशिश की, फौज की टीमें गई, मुल्तान में कितना बड़ा वाकया हुआ, मेजर साहब के लोगों को घेरा दिया, वापस हो गया। क्या सिर्फ उसकी पॉलिटिकल विल का मसला था, या उसकी मार्शल लॉ की अथॉरिटी के चैलेंज का मसला था, या ओवरऑल पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो ही नहीं आपको रहने देता? हड़ताल कर देंगे, चीनी महंगी कर देंगे, जखीरा अंदोजी कर देंगे, ये पूरा माफिया जो एलीट का, जैसे आपने कहा एलीट के लिए बना था, एलीट के लिए है, एलीट के लिए रहेगा, ये करते क्या हैं जिसको ठीक किया जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी सिंपल बताऊं, मुशर्रफ साहब और जनरल अमजद दोनों फौज से बिलोंग करते थे, ठीक है। बहुत, मैं जनरल अमजद साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, मगर फाइनेंशियल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करना फौजियों का काम नहीं है। पहली बात तो पहले आप तो ये फैसला करें कि फाइनेंशियल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। ना ये जुडिशरी का काम है, ठीक है, ना ये ब्यूरोक्रेसी का काम है, ना ये फौज का काम है। ये एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल बंदे होते हैं जो फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं, वो एक अलग फील्ड होती है, दुनिया में हर जगह होता है। अब आप अगर ब्यूरोक्रेट को बना देंगे डिप्टी चेयरमैन नैब, कभी चेयरमैन नैब, कभी आप बना देंगे जनरल अमजद साहब को चेयरमैन नैब, तो ठीक है, बेचारे वो आएंगे, मगर वो तो बेचारे वही देखेंगे ना जो फाइल पे आ रहा है। सही है। अब उनको डेबिट क्रेडिट की एंट्री कौन समझाएगा? हल क्या है सबर साहब, हल क्या है, कौन करे फिर ये? कौन कैसे? मैंने बताया, मैंने कल परसों हल दिया है। मैंने हल ये दिया है कि FBI, SCCP, FIA, नैब और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन चारों के फाइनेंशियल क्राइम के सेक्शन बंद कर दिए जाएं फौरन, ठीक है, इमीडिएटली। और इसकी जगह पर आप एक फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएं जिसका हेड ऑफिस कराची में हो, और वो हेड ऑफिस जो है वो फाइनेंशियल साइड के लोग बाहर से ले आए शुरू में, और गोरे को ले आए, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करें। अगर मैं मुजरिम करार देता हूं, फिर मेरी प्रोसीडिंग नैब कर सकता है, मगर एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन नैब नहीं कर सकता। बिल्कुल बहुत सही बात। और इस्लामाबाद से दूर हो, और इस्लामाबाद से दूर हो, और व्हाट्सएप से भी दूर हो। इस्लामाबाद से दूर हो, इस्लामाबाद से दूर हो। साहब, मैं आपको एक बता दूं एक बात, मेरी फर्म को अपॉइंट किया गया टू इन्वेस्टिगेट हब को, ठीक है। पहला केस था IPP का, ठीक है, याद होगा, ठीक है, याद है। ये उस वक्त की बात है, ये उस वक्त की बात है जब जी जी, हेलो, मेरा ख्याल है कि राब्ता मुनक़ता हो गया है, कोई हल तजवीज करने की बात आ गई है, तो हल जरा मेरा ख्याल है राब्ता मुनक़ता हो गया। दोबारा मैं आपको कि आपके बात बताऊं, ये इस जमाने में हबको था, तो मैं उस जमाने में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, जर्मन चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनने इंचार्ज था, तो आसिफ जरदारी साहब हबको को SROs दे रहे थे। अच्छा, तो मैं चला गया, चेयरमैन CBR थे यार सदीकी साहब, तो मैंने कहा कि जी एक बंदा वेलफेयर का मुफ्त अस्पताल बना के दे रहे हैं जर्मन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का टैक्स पे नहीं करेंगे। तो बात है, जेन्युइन सी बात है, तो हम एक SRO जारी कर दें। उसने कहा नहीं SRO जारी नहीं होगा, हम चीजें चेक करेंगे, वो बाद में अंदर से शराब की बोतलें ले आए, वो ये कर लें, जैसे हम ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। तो मैंने कहा आपने हबको को दिया है तो हमें भी दे दें। कहते हैं आप भी जरदारी साहब को पार्टनर बना दो, अभी दे देता है। ये मुझे डायरेक्ट जवाब दे दिया था चेयरमैन साहब ने उस वक्त। तो ये सूरत हाल, लेकिन ये जो उन्होंने तजवीज दी है शब्द, ये बिल्कुल सही तजवीज है। वो कहता ये है कि देखें, जो बंदा इन्वेस्टिगेशन करता है ना, बेसिक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो केस नहीं उसको चलाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि वो फिर उसका इंटरेस्ट जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। अब वो कहता यह है कि ना नैब कर सकता है, ना FIA कर सकता है। अब क्या हो क्या रहा है, अदालतें भी हमारे फाइनेंशियल केसेस सुन रही है ना, जज जिसने सिर्फ लॉ पढ़ा होता है वो 4 फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को बुला के देखता है और खत्म, डेट्स ऑल। ये है असल क्राइसिस। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक और बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जब तक ना, जी 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 साहब, शबर साहब दोबारा राब्ता हमारा बहाल हुआ है उनसे, और जो बात कर रहे थे कि एक अलग से रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए जो क्राइम, जो फाइनेंशियल क्राइम को जो है वो डील करे, उनकी तहकीकात करे। शबर साहब आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रहे आवाज आ रही है। जी जी, आप जारी रखिएगा। जो आप फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से इसकी तहकीकात हो, क्या आपके ज़हन में खाका है, और आपने ये तजवीज़ इमरान खान साहब को दी थी? अगर दी थी
पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, कौन रुकावट बन रहा है, क्या वजूहात है, ये खुल के बताइएगा। देखिए मेरा ये कहना है कि इसकी रुकावट इमरान खान साहब नहीं है। इसकी रुकावट वो पूरा एक समय आप माशरा कह लें या आप पूरा एक सिस्टम कह लें, स्टेट बैंक की ब्यूरोक्रेसी जो है अच्छा, वो ये नहीं चाहती कि उनके पास से पावर निकले। ठीक। एफबीआर की ब्यूरोक्रेसी ये नहीं चाहती उनके पास से पावर निकले। ठीक है। एससीसीबी की ब्यूरोक्रेसी ये नहीं चाहती कि उनके पास से पावर निकले। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। खालिद मिर्जा साहब चेयरमैन एससीसीबी बने, उन्होंने एससीसीबी में सीएलए भी डाल दिया, उन्होंने एससीसीबी में एससीसीपी भी डाल दिया, उन्होंने इंश्योरेंस भी डाल दी, उन्होंने लीजिंग भी डाल दी। अब वो एक इतना बड़ा मॉन्स्टर सा बन चुका है कि किसी को किसी से संभलता नहीं है। ठीक। प्रॉब्लम ये है कि हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत सारी पावर ले लें और हमसे वो पावर एग्जीक्यूट की जाती। करप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, हमसे वो एग्जीक्यूट नहीं की जाती, तो इसलिए प्रॉब्लम है। अब सवाल ये है कि स्टेट बैंक की ब्यूरोक्रेसी, अच्छा फॉर एग्जाम्पल एफआईए, आप मुझे मैंने उस दिन भी कल कहा था, एफआईए का काम क्या, आप मुझे बताइए, जो एफआईए की रिक्रूटमेंट हो रही है या जो एफआईए की ट्रेनिंग हो रही है, क्या आपके ख्याल में वो फाइनेंशियल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि क्या उन्होंने कभी हवाले का एक केस भी कभी कोई केस बनाया है? हाँ नहीं, ठीक है। कालिया साहब ने खुदकुशी कर ली मगर केस नहीं बना। ठीक है, सवाल ये है कि आप वो बेचारे अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं है। बशीर मेमन साहब मेरे बड़े अच्छे जानने वाले थे, ठीक है, मगर बशीर मेमन साहब की ट्रेनिंग नहीं है कि वो फाइनेंशियल क्राइम की तरफ जाएं। अच्छा, ये तस्वीर मैंने इमरान खान को दी है और वो हम उसको आगे लेकर, मगर मैं जो बात कर रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है। इसमें मसला ये है कि इसमें सारे सियासी अफादात होते हैं नैब और चीजों में, और बहुत सारे मसाइल हैं। हमारी एलीट ये पसंद नहीं करेगी कि उनके फाइनेंशियल मैटर्स, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, ब्यूरोक्रेट हो, कि उनके बिजनेस मैटर एक प्रोफेशनल बेसिस पर इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, वो उनकी अना को ये कबूल नहीं होगा। तो अब ये काम पब्लिक सिविल सोसाइटी को बताना चाहिए कि सर ये इसके अलावा दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आप ये नहीं हो सकता कि आप मेहरान बैंक का स्कैंडल आप देख लें, आप जितने भी स्कैंडल आप जी सारे, बल्कि हमारे यहाँ तो एसएचओ तहकीक कर रहा होता है फाइनेंशियल क्राइम की। आप तो बात पुलिस वाले लिए होते हैं, वो सीआरपीसी की दफे पीपीसी की निकाल के। चलो साहब, जी हाँ, आखिरी एक सवाल जो है, पाकिस्तान के ऊपर एक डेट है बहुत बड़ा। एक ब्रसल्स में कमेटी बनी है एबोलिशन फॉर द इलिजिटिमेट डेट की जो कमेटी है, जिसके तहत जो है अपना निकारागुआ ने भी और इक्वाडोर ने भी जो है एक डेट जुबली का कॉन्सेप्ट दिया था, और फिर उसके बाद उन्होंने डेट ऑडिट किया और अपने बॉन्ड्स जो थे वो वापस लिए। पाकिस्तान में क्या इस तरह का डेट ऑडिट किया जाना चाहिए जिस तरह का लैटिन अमेरिका के मुल्कों में हुआ? दोबारा सॉरी कहिएगा मुझे प्लीज। ये कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ द इलिजिटिमेट डेट बनी है, ब्रसल्स बेस्ड है, जो कि लैटिन अमेरिका के मुल्कों को जाकर ट्रेनिंग करती है और वहां डेट ऑडिट करती है। और वो कहते हैं कि डेट इज इलिजिटिमेट इफ इट इज प्रिक्योर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू। उसके ऊपर इक्वाडोर ने अपना 80% डेट जो है इलिजिटिमेट डिक्लेयर करा दिया है। क्या पाकिस्तान में ऐसा डेट का ऑडिट होना चाहिए? क्योंकि एक बात मैं बताऊं, पाकिस्तान का 99.9% डेट जो है, कर्जा जो है, वो असेंबली मंजूर शुदा नहीं है, वो ईएडी में दस्तखत हुए हुए नहीं। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर पाकिस्तान का जो डेट है ना जी, वो पाकिस्तान का डेट हमारी मजबूरी है। अच्छा, पाकिस्तान का फेडरल बजट बनता है ना सर, ठीक है, तो वो स्टार्ट नेगेटिव से होता है। ठीक है, अच्छा, मैं बता देता हूं नेगेटिव से स्टार्ट होता है। ठीक है, मेरी 4,500 की कलेक्शन है, 4,500 की कलेक्शन है, 4,500 बिलियन की, तकरीबन 5,000 बिलियन की लगा दें जी, इतनी है जी हाँ। और 54% रहता है प्रोविंसेस को। ठीक है, ठीक है, और डिफेंस और जो ये जो आपका डेट सर्विसिंग है वो ज्यादा है, 2,000 से ज्यादा है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव। तो नहीं शहबाज साहब, मेरा सवाल और है। मेरा सवाल जो है, कब तक जो डेट एक्यूमुलेट हो चुका हुआ है, दुनिया के अंदर एक आवाज उठ रही है डेट जुबली की, कि ये जो फोर्सेस हैं उसके सामने हम जो पुराना डेट है उसका ऑडिट करके बताएं कि ये डेट हमने इलिजिटिमेट जो है लिया है और दुनिया ने हमें मजबूर करके दिया है, हम इसका इनकार कर सकें। देखिए आप इसका मतलब फॉरेन डेट की बात कर रहे हैं ना फिर आप? जी, फॉरेन डेट की, हाँ जी। देखिए फॉरेन डेट तो हमने बोरो किया है। अब उसमें हमें क्या एतराज है कि हम क्यों नहीं, मैं तो उसका एग्री नहीं करता। देखिए मेरी बात सुने,
पाकिस्तान 1947 से लेकर 2019 तक $300 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में रहा है। 300 बिलियन, ठीक है। 300 बिलियन में से तकरीबन 150-200 बिलियन हमने मुख्तलिफ एड और ग्रांट में ले लिया है, तो आप बाकी बचा 100 बिलियन रुपीस का डेट है। ठीक है, तो अब उस 100 के बिलियन की डेट पे हमें क्या एतराज है? ठीक, दुरुस्त, बहुत बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ठीक राइट है। मगर पाकिस्तान के लिए 100 बिलियन डेट बड़ा डेट नहीं है। नहीं है, सही कह रहे हैं, अगर हम काम करें तो सही है। कोई आखिरी एक कोई ऐसी सजेशन ऐसी जो कि मतलब देखें, हम इलीट के चक्कर से निकल कैसे सकते हैं? क्या कोई पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए? क्या कोई यहाँ पर एक 5-6 साल के लिए एक बेनवलेंट डिक्टेटर आ जाना चाहिए? कोई तो रास्ता हो अंधेरे में से। देखिए सर, मैं ये बात सही नहीं, मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पर डिसेंट को खत्म होना पड़ेगा। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पर आप रोजाना बयान नहीं दे सकते कि गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है। पॉलिसी मेजर जब असेंबली में आए, उसको आप जो मर्जी कर लें, उल्टा कर दें, सीधा कर दें, मगर उसको जब एक दफा वो पाकिस्तान कानून बन जाए तो अब कोई राइट नहीं है कि कोई सी भी हो, चाहे इमरान खान हो, कि वो कहे कि ये गलत है। जब आप, तो मेरा कहना है आप ये कानून बनाएं कि जो भी पाकिस्तान की मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी होगी वो कंसेंसस से होगी, और जब वो एक दफा आ जाएगी तो अमल दरामद होगा। ये नहीं कि शाम को जाके आप उसके खिलाफ और उस पर तसलसल से काम भी हो और इसकी श्योरिटी भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, बड़ी तफसील से आपने जिक्र किया कि क्या होना चाहिए था और क्या हो सकता है। इसी नोट के साथ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कुछ अमरीकी सदर के पहले दिन की मसरूफियत क्या रही। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कल मसरूफ दिन गुजारा और आते ही ऐसे इकदाम जो ट्रंप अपने दौरे इक़्तिदार में करके गए थे उनको मलियामेट करके रख दिया, और साथ ही उनके आते ही जो सलामी उनको मिली इराक में 2 खुदकुश धमाकों के अंदर कीमती जाने गई, और ये पॉलिसी टर्न है और ये सब क्या है एकदम से जो है एक नए चैलेंजेस। उस्मान साहब, 2 इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखें। अमेरिका का चेहरा ये है कि अमेरिका के अंदर जो मुसलमान है उसको देखभाल करके रखो, उनको लुक आफ्टर करो, और अमेरिका के बाहर जो मुसलमान है उनका कत्ल गारत करो, क्योंकि वो अमेरिका का मुसलमान जो है वो, ये ट्रंप ने पहली दफा बदला था। जो ट्रंप से पहले खा वो रिपब्लिकन होता था, वो कहते दे आर वोटर्स, दे आर अमेरिकन, दे आर एज अमेरिकन एज अदर अमेरिकन आर, दे आर द पीसफुल पीपल। ये मुसलमानों का पीसफुल चेहरा है, ये फलां है। आप खुद सोचे ना कि जो मेन चर्च है वाशिंगटन डीसी का, उसके अंदर आप जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, उससे आके आप यहूदियों वाली बात सब कुछ कर सकते हैं। तो वो उन्होंने अपना चेहरा रखा। इसीलिए ये जो कहा गया ना कि उसने अलाउ किया है कि वो आ सकें और मुसलमान आ सकते हैं, ये बेसिकली वही काम है जो अर्दगान ने शामियों के साथ किया कि कुर्द की पॉपुलेशन उसके खिलाफ थी। अब वो 40 लाख लोग जब शामी आए हैं और उन्होंने उसको नेशनैलिटी दे दी है, और नेशनैलिटी देने के वो 40 लाख वोटर है उसका। अब तो कुर्द तो खत्म हो गया ना उसके सामने, और ये वोटर है जो नस्लों तक कहेंगे कि हमारे दादे को अर्दगान ने दी थी, अब उसकी पार्टी को हम नहीं छोड़ सकते। यही बाइडेन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये, लेकिन उसके बाहर आप देखिएगा कि सिचुएशन बहुत बुरी तरह टर्न होने वाली है, और सिचुएशन इसलिए टर्न होने वाली है कि अफगानिस्तान के इशू के ऊपर मुद्दत से पेंटागन और ये सारे लोग चाहते थे कि ट्रंप जल्दी कर रहा है, ये गलत कर रहा है, और ट्रंप जैसे उनकी नहीं सुनता था। फिर सीरिया से वो नहीं निकलना चाहते थे, वो चाहते थे कि रूस को एक दफा यहां पर भी हम दिखाएं, और ट्रंप उनको कहता था तुम नहीं लड़ सकते हो क्योंकि वहां प्रॉक्सी वॉर चल रही है। अच्छा, और ये सब जो सवाल अब जो बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया बाइडेन के आगे, अभी आप लिस्ट दिखा रहे थे कि 16 खवातीन है, 16 इंडियन है, और अब जो कि इंडिया का जो चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, झूठ की फैक्ट्रियां यूरोप में पकड़ी गई हैं, उसकी अर्नाब गोस्वामी के जो इंकशाफात हैं, तो ये अब बाइडेन के सामने एक खुला हुआ एक पर्चा है जिसके अंदर पूरी FIR दर्ज है भारत के खिलाफ। कोई एक्शन लेगा? देखें, ये इंडिया पे इस वक्त वही दबाव आएगा जो डू मोर का हमारे ऊपर था, क्योंकि इंडिया की ये सारी चीजें क्यों नहीं कर रही हैं? आप क्या समझते हैं, ये जो इंडिया का 15 साल से जो सब कुछ चल रहा था, झूठ की फैक्ट्रियां, ये यूरोप को नहीं पता था? पता सब था, बिल्कुल।
अगर मुझे पता चल सकता है और तो जो लोग इंटरनेट के कीड़े हैं, जहां से इंटरनेट इमर्ज होता है, जहां से इंटरनेट का सारा पैराफर्नेलिया बन, उनको नहीं सब पता। इंडिया के खिलाफ एक केस बन रहा है, ये बिल्कुल जैसे नैब केस बनाती है या पार्टी छाट के अंदर आज वरना केस, ये शेरपो वाला केस है। अच्छा, उन्होंने केस बना रहे हैं और वो केस बहुत बड़ा है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस बनाया, फिर नरेंद्र मोदी को बकायदा उन एग्रीमेंट्स के साथ पूरी कॉर्पोरेट कल्चर ने बकायदा वहां लेके आए और नरेंद्र मोदी ने वहां पर इंडिया का एक ऐसा चेहरा पेश किया कि जिस चेहरे से अब निजात ही मुमकिन नहीं है। इंडिया को इन द लॉन्ग रन, मैं बार बार आज से कम 12 नहीं 16 साल पहले की तकरीर जो है बुश की, बार बार कहता हूं कि वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ, हम इतने भोले नहीं हैं दैट वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकोनॉमी, कि हमें इंडिया की और चीन की मईशतों से खतरा ना हो। एंड द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस, और इंडिया की इकोनॉमी हमारे लिए ज्यादा खतरा है बिकॉज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बात पार आया हुआ है, वो सारे उन्होंने कॉर्पोरेट के सारे कल्चर में वो लोग आके बैठ गए। आपकी मल्टीनेशनल अमेरिका की वो किसका है? चीन के साथ इंडिया की लड़ाई में एक दोहरा फायदा है और उन्होंने इंडिया को उतारना ही उतारना है उसके अंदर। अगर वो नहीं उतारेंगे तो इंडिया को पाकिस्तान से लड़ाएंगे। पाकिस्तान, ये अर्नब गोस्वामी, ये सारा कुछ, ये इंडिया के साथ वही हो रहा है कि हम कुछ नहीं करते थे लेकिन हम बदनाम थे और हमें कहा जाता था कि डू मोर। अब डू मोर इंडिया से कहा जा रहा है, पहला डू मोर इंडिया से कहा गया अफगानिस्तान में आओ, इंडिया बैकआउट कर गया। अब उसके बाद देखें इसमें दो अच्छा, कश्मीर पे क्या डूमर होगा? बाइडेन डूमर करेंगे कि भाई देखें, आप देखें कभी आप मुझे बताइए कि आज से 5 साल पहले से कभी हुआ था कि इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट एट्रोसिटीज हो रही है? मुझे ये बताइए 80s ऑनवर्ड कितनी ह्यूमन राइट, 1 लाख बंदा तो उन सालों में मरा है ना जी। लेकिन हमेशा कहा जाता था कि ये इंडिजिनस मूवमेंट नहीं है। सही। अब इंडिजिनस कहना शुरू हो गए हैं सारे के सारे। अब कहते हैं वो लोकल लोगों की बात है सब कुछ। फिर इंडिया के अंदर पादरी जल गए, पूरे चर्च उड़ा दिए गए। 12 साल जो है बीजेपी की मूवमेंट सिर्फ ईसाई के खिलाफ लगी है और वो कहते थे कि ये जो लोग हैं ये चाक की गोलियों के अंदर वो डालते हैं, कहते हैं सर में दर्द, कहते हैं ये तवीज़ है पादरी साहब का और लोगों को पादरी बना रहे हैं, घर चलाओ कि मैं ईसाइयों के खिलाफ। कोई नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब मसला है कि इंडिया के सामने डोजियर एक तो हमने पेश किया है ना, एक यूरोप ने डोजियर बनाया हुआ है और वो डोजियर इंडिया के सामने जब पेश होगा तो फिर कहेंगे बच्चे अगर उमारा चढ़ जा बेटा सूली पे, राम बली करेगा। पता बिल्कुल। अगर मुझे पता चल सकता है और तो जो लोग इंटरनेट के कीड़े हैं, जहां से इंटरनेट इमर्ज होता है, जहां से इंटरनेट का सारा पैराफर्नेलिया बन, उनको नहीं सब पता। इंडिया के खिलाफ एक केस बन रहा है, ये बिल्कुल जैसे नैब केस बनाती है या पार्टी छाट के अंदर आज वरना केस, ये शेरपो वाला केस है। अच्छा, उन्होंने केस बना रहे हैं और वो केस बहुत बड़ा है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस बनाया, फिर नरेंद्र मोदी को बकायदा उन एग्रीमेंट्स के साथ पूरी कॉर्पोरेट कल्चर ने बकायदा वहां लेके आए और नरेंद्र मोदी ने वहां पर इंडिया का एक ऐसा चेहरा पेश किया कि जिस चेहरे से अब निजात ही मुमकिन नहीं है। इंडिया को इन द लॉन्ग रन, मैं बार बार आज से कम 12 नहीं 16 साल पहले की तकरीर जो है बुश की, बार बार कहता हूं कि वी आर नॉट कंप्लेसेंट इनफ, हम इतने भोले नहीं हैं दैट वी शुड नॉट कंसिडर द थ्रेट्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज इकोनॉमी, कि हमें इंडिया की और चीन की मईशतों से खतरा ना हो। एंड द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस, और इंडिया की इकोनॉमी हमारे लिए ज्यादा खतरा है बिकॉज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वेल इन प्लेस। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बात पार आया हुआ है, वो सारे उन्होंने कॉर्पोरेट के सारे कल्चर में वो लोग आके बैठ गए। आपकी मल्टीनेशनल अमेरिका की वो किसका है? चीन के साथ इंडिया की लड़ाई में एक दोहरा फायदा है और उन्होंने इंडिया को उतारना ही उतारना है उसके अंदर। अगर वो नहीं उतारेंगे तो इंडिया को पाकिस्तान से लड़ाएंगे। पाकिस्तान, ये अर्नब गोस्वामी, ये सारा कुछ, ये इंडिया के साथ वही हो रहा है कि हम कुछ नहीं करते थे लेकिन हम बदनाम थे और हमें कहा जाता था कि डू मोर। अब डू मोर इंडिया से कहा जा रहा है, पहला डू मोर इंडिया से कहा गया अफगानिस्तान में आओ, इंडिया बैकआउट कर गया। अब उसके बाद देखें इसमें दो अच्छा, कश्मीर पे क्या डूमर होगा? बाइडेन डूमर करेंगे कि भाई देखें, आप देखें कभी आप मुझे बताइए कि आज से 5 साल पहले से कभी हुआ था कि इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट एट्रोसिटीज हो रही है? मुझे ये बताइए 80s ऑनवर्ड कितनी ह्यूमन राइट, 1 लाख बंदा तो
उन सालों में मरा है ना जी। लेकिन हमेशा कहा जाता था कि ये इंडिजिनस मूवमेंट नहीं है। सही। अब इंडिजिनस कहना शुरू हो गए हैं सारे के सारे। अब कहते हैं वो लोकल लोगों की बात है सब कुछ। फिर इंडिया के अंदर पादरी जल गए, पूरे के पूरे चर्च उड़ा दिए गए। 12 साल जो है बीजेपी की मूवमेंट सिर्फ ईसाई के खिलाफ लगी है। और वो कहते थे कि ये जो लोग हैं ये चाक की गोलियों के अंदर वो डालते हैं, कहते हैं सर में दर्द, कहते हैं ये तवीज है पादरी साहब का, लोगों को पादरी बना रहे हैं, घर चलाओ कि मैं ईसाइयों के खिलाफ। कोई नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब मसला है कि इंडिया के सामने डोजियर एक तो हमने पेश किया है ना, एक यूरोप ने डोजियर बनाया हुआ है, और वो डोजियर इंडिया के सामने जब पेश होगा तो फिर कहेंगे बच्चे अगर उमारा चढ़ जा बेटा सूली पे, राम बली करेगा। चले जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह पीर को नए मौजूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।